आज अपन 11th केमिस्ट्री में अपन शुरुआत करते हैं हमारे एक चैप्टर से जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है। पूरी केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अपन एटम्स जो है वो एक तरह से, अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री एक पूरी बारात हो तो उस बारात का दूल्हा कौन है? तो उस बारात का दूल्हा है एटम, है ना। जैसे बारात में बहुत सारे लोग होते हैं, जीवन होता है, मिठाइयाँ होती है, सब कुछ होता है, पर वो किसके पीछे होते हैं? उस दूल्हे की शादी हो रही है, उस वजह से वो सारे सारे पीछे उसके जाते हैं। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है ये केवल और केवल एटम के अराउंड ही घूमती रहती है। आपके 11th क्लास में केमिस्ट्री की 2 बुक होती है और 12th क्लास में भी केमिस्ट्री की 2 किताबें होती है। और अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो हमें काफी कुछ केमिस्ट्री में पढ़ना होता है कंपटीशन के सवालों को क्रैक करने के लिए। तो इतना सारा नॉलेज जो लिखा गया है वो केवल और केवल किसके आगे पीछे घूम के लिखा गया है? एटम के आगे पीछे लिखा गया कि एटम कभी इस तरह से रिएक्ट करता है, इस तरह से नहीं करता है। एटम अलग अलग तरह के होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, बहुत कुछ जो है एटम्स के बारे में। अपन आगे जैसे जैसे केमिस्ट्री की क्लासें अपन चलती रहती है तो अपन बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं। पर बेसिक जो बात है वो ये है कि इन सभी बातों का जो सेंटर पॉइंट है ना, जो सेंटर ऑफ अटेंशन है, वो कौन है? वो है एटम। ठीक है। इस एटम की वजह से ही सारी केमिस्ट्री क्रिएट हुई और वो सारी केमिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ती है। तो आज अपन शुरुआत करने वाले हैं कि भाई ये एटम है क्या, इसके अंदर क्या है, ये कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, कैसे इसकी हिस्ट्री थी, किस तरह से डिस्कवरी होती गई। तो ये सारी बातें अपन यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर, शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। तो एक बार सभी लोग जय श्री गणेश का नारा लगा देंगे, है ना। अपने जब भी कोई पवित्र काम शुरुआत करते हैं तो जय श्री गणेश हमारी आदत रहती है, गणेश जी को नमन करके हम किसी काम की शुरुआत करते हैं। और गणेश जी की जो वाइफ थी रिद्धि सिद्धि थी, वो जो कि सरस्वती का ही रूप है, तो हम उम्मीद करेंगे कि गणेश जी हमें पे पूरा कृपालु रहेंगे और हमें अपने ज्ञान से अभिभूत कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज नया चैप्टर एक केमिस्ट्री का, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हिंदी में इसको बोल सकते हैं अपन परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, ठीक है। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की एक एक बात, चाहे आप 11th क्लास की पूरी केमिस्ट्री पढ़ लो या फिर 12th क्लास की, जब केमिस्ट्री अपन 12th क्लास में जब पढ़ेंगे, हर जगह पे हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको इसका जिक्र मिल ही जाएगा एटम, क्योंकि सारी इसकी सारी कहानी यहीं पे ही है। आप अगर किसी बारात में खाना खाने गए हो और दूल्हे के बारे में बात ना करो, ये थोड़ा ना होता है। थोड़ा बहुत तो बात करोगे, अच्छा दूल्हा ये है, अच्छा वो है। तो एटम की बात हर जगह होगी जब भी अपन केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर। तो इस वजह से ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे पहला चैप्टर इसीलिए मैं यही पढ़ाता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले तो ये एटम वर्ड जो होता है इसका अपन पोस्टमार्टम करते हैं। एटम एटम वर्ड जो है वो आया है एटॉमिका शब्द से, एटॉमिका, ठीक है। एटॉमिका से आया है ये एटम वर्ड। एटॉमिका लैटिन वर्ड है। लैटिन एक भाषा है, लैटिन और ग्रीक एक भाषा होती थी, आज भी है। सबसे पहले जो बहुत अच्छे लॉजिकल फिलोसफर्स जो होते हैं, लॉजिकल फिलोसफर्स जो ज्ञान की बातें करते थे बहुत लॉजिकल वे में, ये सारे लैटिन और ग्रीक जो कल्चर था वहां पे पैदा हुए थे। तो सबसे पहले लैटिन और ग्रीक में एटॉमिका जो शब्द है, एटॉमिका वर्ड, उसको यूज किया गया था। इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? अनकटेबल, जिसको कट नहीं किया जा सकता, है ना। अनकटेबल, 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 इसको कट नहीं कर सकते, यानी कि उनको काटा नहीं जा सकता। ऐसे जो
पार्टिकल्स होते हैं उनको एटम बोलते हैं। अब अनकटेबल की बात कैसे आई होगी, जिस फिलोसफर ने भी एटॉमिक का वर्ड यूज किया, अनकटेबल वर्ड यूज किया। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं एक कोई सैंपल लिया, ये कोई मांस का है, लकड़ी का टुकड़ा है। इस लकड़ी के टुकड़े को अगर अपन आधा आधा काटेंगे तो ये आधा हो जाएगा, फिर आधा काटेंगे तो फिर और आधा हो जाएगा, फिर आधा काटेंगे तो फिर आधा हो जाएगा, फिर आधा काटेंगे तो फिर आधा हो जाएगा, फिर आधा होता जाएगा, ये आधा होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होते ही जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा जब इसको अगर हम और ज्यादा कट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये गायब होता हुआ मिल जाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि ये गायब हो गया है ना। कट करते जाओ, दो दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, 16 के 32, 32 के 128, कट करते गए, करते गए, करते गए, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लो। अब उस छोटे पीस को भी अगर आप और ज्यादा कट करने लग जाओ तो ऐसी स्टेट आएगी कि जो मैटर है वो विलुप्त हो जाएगा, वो तो गायब ही हो जाएगा। मास जो है वो खत्म हो जाएगा। इस पेन के मैं टुकड़े करते जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, तो मैं इस मैस को इसके मास को क्या कर दूंगा? डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके मास को मैं गायब कर दूंगा, इस दुनिया से हटा दूंगा, है ना। तो यहाँ पे जो फिलोसफर्स थे वो कहते थे कि यार मास को खत्म करना तो इम्पॉसिबल सी बात है। मास जो है, मैटर जो है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर होता रहता है। मैटर कभी खत्म थोड़ा ना किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे जो फिलोसफर्स थे वो ये मानते थे कि इस पूरी दुनिया का जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहता है, वो खत्म नहीं हो सकता, है ना। एक मास जो है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो खत्म कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा पुराने जो लोग बाग है उनको एक बेसिक सा आइडिया समझ में आ गया था कि मास जो है हमेशा कंजर्व रहता है। तो मास अगर कंजर्व रहता है और अगर आप कट करना शुरू करो किसी भी एक सब्सटेंस को, एक पदार्थ को, तो कट करते 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 एक ऐसी लिमिट आएगी जिस लिमिट के बाद वो मास कट नहीं हो सकता। तो उस लिमिट का जो पार्टिकल है उसी को उन्होंने बोला कि एक ऐसा कोई ना कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, बहुत ही छोटा होगा, जो जिसको आप आगे कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको अगर आगे कट कर दिया तो सब कुछ गायब हो जाएगा, और ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। तो मास कंजर्वेशन लॉ, मास कंजर्वेशन लॉ क्या होता है कि मैटर इज कंजर्व्ड। ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं अपन और ना ही डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस पूरे यूनिवर्स का जो मास है वो कंजर्व है। इस पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान संरक्षित है। द्रव्यमान को ना तो बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। तो ये अनकटेबल होगा। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। ये क्या है? अनकटेबल है। इसको फर्दर अपन काट नहीं सकते चाकू से, ऐसा फिलोसफर्स ने एज्यूम किया। एटम को देखा नहीं था उन्होंने, लेकिन उन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कि जो अनकटेबल है उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको टच भी नहीं कर सकते, उसको काट नहीं सकते। अब ये फाइनली यहाँ तक ही इसको कट किया जा सकता था, ऐसा होना ही चाहिए था। और ये उन्होंने किससे दिया? अनकटेबल का प्रिंसिपल ये दिया मास कंजर्वेशन लॉ से। किससे? मास बाय मास कंजर्वेशन लॉ, बाय मास कंजर्वेशन लॉ। हिंदी में इसको बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम से। द्रव्यमान संरक्षण नियम से। तो ये मास कंजर्वेशन लॉ से दिया गया। और बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही लॉजिकल बात बोली गई कि भाई मास अगर कंजर्व है तो आप किसी को कट करना शुरू करो, सब्सटेंस को, मटेरियल को, तो कट करते 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 एक ऐसी स्टेट आएगी कि उसको अब आगे फर्दर आप कट नहीं कर सकते। तो वहां पे मैटर जो है वो अगर कंजर्व रहता है तो वहां पे एक ऐसा पार्टिकल छोटे से छोटा होना बहुत ज्यादा आवश्यक है जिसको आगे आप कट नहीं कर सकते। अगर उसको अगर कट कर देंगे तो मामला गड़बड़ है, सारा का सारा मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वहीं से उन्होंने बोला कि एटम एग्जैक्टली एग्जिस्ट करने ही चाहिए। ठीक है। अब क्या एटम का जिक्र केवल लैटिन और ग्रीक लोगों ने सबसे पहले किया था? ऐसा नहीं है। हमारे भारत में एक महर्षि थे कर्णाद। क्या नाम है उनका? महर्षि, महर्षि कर्णाद थे। इन्होंने भी एटम का सबसे पहले जिक्र करा। अपनी सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखी थी। कर्णाद नाम के एक वैज्ञानिक थे, एक संत वैज्ञानिक जिनको बोले, क्योंकि अपने भारत में जो फिलोसफर्स होते थे, जो ज्ञान की बात करते थे, वो साधु सन्यासी संत होते थे। तो महर्षि कर्णाद थे, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी। उन्होंने उसमें एटम शब्द का जिक्र किया था। अब एटम तो अंग्रेजी वर्ड है, लैटिन वर्ड है।
तो डेफिनेटली उन्होंने एटम वर्ड तो यूज नहीं किया था, उन्होंने यूज किया था परमाणु। परमाणु शब्द का जिक्र सबसे पहले हमें महर्षि कर्णाद द्वारा उनकी रची सुश्रुत संहिता में मिलता है, परमाणु। ठीक है, हिंदी में ही पढ़ना आप, अंग्रेजी वाले भी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे परमाणु। तो परमाणु का अगर अपन संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद क्या होता है, समास वगैरह और संधि विच्छेद होता था ना, जैसे चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, नयन नैन सुख, जिसके जो नैनों का सुख लेता है वो, है ना, या फिर काली चरण, जिसका काला है आचरण। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसमें क्या करते थे अपन, एक वर्ड को बहुत तोड़ देते थे। तो परमाणु को अगर मैं अगर समास वगैरह करूँ, उसको तोड़ूं, तो ये क्या हो जाएगा, परम है जो अणु। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, परम है जो अणु, परम है जो अणु, ऐसे तोड़ सकते हैं अपन परमाणु को, परम है जो अणु। अब परम मतलब देखो क्या होता है परम, मैं बहुत गहराई में ले रहा हूँ, आप पूरी एक एक बात ध्यान से सुनना। परम हिंदी मतलब क्या, पढ़ाने लगे क्या? क्या बोलो सर, हिंदी पढ़ाने लगे क्या, समाज पढ़ाने लगे बीच में? हाँ बिल्कुल, आप देखो मेरे से अगर ज्ञान ले रहे हो तो मैं ज्ञान आपको ऐसा दूंगा कि बाल्टी भर भर के दूंगा आपको, समास विग्रह संधि विच्छेद, आपको व्याकरण ग्रामर सारी तैयार हो जाएगी। बस मेरी एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में बस बात फिट होनी चाहिए। तो परमाणु जो है परम है जो अणु, परम क्या होता है देखो, परम शब्द और भी कई जगह अपन काम में लेते हैं, जैसे परम शांति हो गया, परम शांति। परम शांति क्या होता है, कोई मर जाता है ना तो कहते हैं ना परम शांति में पहुंच गया है, यानी ऐसी शांति जिसके बाद कोई शांति नहीं होती, परम शांति। परम आनंद, परम आनंद क्या होता है, ऐसा आनंद जिसके बाद कोई आनंद है ही नहीं, है ना, जैसे होता है ना भगवान मिल गए परमानंद आ गया, परमानंद यानी कि परम आनंद आ गया, उसके बाद कोई आनंद हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा आनंद है वो, इतना, वो लास्ट टू लास्ट लिमिट है आनंद की। परम आनंद, परम शांति, परम सुख, है ना, परम सुख, कि ऐसा सुख जिसके बाद और कोई सुख हो ही नहीं सकता। तो परमाणु, परमाणु क्या है, परम है जो अणु, यानी कि ऐसा कोई अणु है, ऐसा कोई कण है, ऐसा कोई पार्टिकल है जिसके बाद कोई पार्टिकल हो ही नहीं सकता। तो ऐसा पार्टिकल जिसके बाद कोई पार्टिकल नहीं हो सकता, ऐसा पार्टिकल, पार्टिकल, अणु क्या हो गया, वो पार्टिकल हो गया ना, कर्णाद जो है वो कण बोलते थे, कण से अणु उन्होंने लिया, तो ऐसा पार्टिकल जिसके बाद, जिसके बाद कोई पार्टिकल नहीं, कोई पार्टिकल या फिर अणु नहीं, कोई अणु नहीं, है ना। तो यानी कि इसके बाद कोई अणु नहीं होना चाहिए, ये परमाणु होना चाहिए। तो महर्षि कर्णाद ने सुश्रुत संहिता में परमाणु शब्द को इतना ज्यादा उन्होंने बताया, परम शांति, परम आनंद, परम सुख, है ना, आप इससे समझ सकते हो। परमार्थ, परम, दूसरों के लिए जो अर्थ के लिए जीता है। तो परम शब्द जो है हमारे वेदों में, हमारे दैनिक जीवन की भाषा में ये बहुत ज्यादा यूज होता रहा है। हिंदी में नहीं पढ़ा रहा मैं, खाली हिंदी ये बता रहा हूँ, हिंदी लिटरेचर से लिया इसलिए, ठीक है, मेन अपन इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, हिंदी वाला जो लिटरेचर वाला पार्ट है इसको लिया है। ध्यान से नहीं सुन रहे क्या सौम्य बहादुर, ताकि, क्योंकि ये परमाणु वर्ड जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले भी आप पढ़ लेना। तो वहां पे हमारे जो महर्षि कर्णाद थे उन्होंने भी क्या है परमाणु शब्द का यूज किया था। ठीक है, अब आए थे डॉल्टन, 1800 ईस्वी में कुछ आए थे डॉल्टन ने। 1808, हाँ 1818, कितने में, 1808 में आए थे क्या। हाँ। तो ये महर्षि कर्णाद थे, और लैटिन वर्ड वाले, ग्रीक वर्ड वाले, उन्होंने सब कुछ ने एटम वगैरह, एटॉमिक ये सब दे दिया था। तो फिर आए थे डॉल्टन, डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। तो फिर आए थे डॉल्टन 1808 में, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उन्होंने 1808 में, 1808 में एक थ्योरी दिया एटम के बारे में, उन्होंने और बताया, उन्होंने बताया कि एटम जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं और इनडिविजिबल होते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने एटॉमिक थ्योरी में दिया कि एटम जो होते हैं किसी सब्सटेंस के छोटे से छोटे पार्टिकल्स हैं जो इनविजिबल, यानी कि उनको देख नहीं सकते एक तो, और एक होते हैं इनडिविजिबल, यानी कि उनको कट नहीं कर सकते, उनको डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। तो डॉल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कुछ पॉइंट दिए। सबसे पहला पॉइंट दिया कि एटम्स आर
atoms are smallest particles of matter which cannot या फिर which are invisible, यानी कि एक तो देख नहीं सकते, invisible and indivisible. तो एटम जो होते हैं किसी मैटर के सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एक तो इनविजिबल होते हैं यानी कि देख नहीं सकते उनको, और इनडिविजिबल यानी कि उनको कट नहीं कर सकते, उनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उनको और ज्यादा कट नहीं किया जा सकता, उनको काटा नहीं जा सकता। तो परमाणु किसी पदार्थ की, हिंदी में जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान रखें, परमाणु किसी द्रव्यमान का सबसे छोटे से छोटा कण है जिसे देखा नहीं जा सकता एवं जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता और काटा नहीं जा सकता। ये सबसे पहला पॉइंट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। सेकंड पॉइंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कि कोई भी एक एलिमेंट जो होता है उसके एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है जिसमें सारे एटम सिमिलर टाइप के हो, जैसे गोल्ड हो गया, तो गोल्ड का अगर मैं एक सैंपल लेके आऊं तो उसके सारे के सारे गोल्ड के एटम जो होते हैं वो आइडेंटिकल होंगे। ऐसा नहीं है कि गोल्ड का एक एटम मोटा, एक एटम छोटा, एक एटम पतला, एक एटम टीना, एक एटम गोरा काला, ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड के एटम जो है सारे के सारे गोल्ड के एटम एक जैसे होंगे। अगर आयरन का सैंपल लेके आए तो आयरन के सारे एटम एक जैसे ही होंगे। ये डाल्टन ने बोला कि एक पर्टिकुलर एटम के एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं शेप, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो डाल्टन ने सेकंड पॉइंट बोला था कि एटम्स ऑफ वन element are identical in nature, तो आइडेंटिकल होते हैं, या फिर ऐसे लिख लेते हैं एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड एटम्स ऑफ different elements are different in shape and size। शेप एंड साइज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के लिए बात करें, जैसे एक कुछ तो एटम ले लिए गोल्ड के और आयरन के, तो गोल्ड के एटम अलग होंगे, आयरन के एटम अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि आयरन के एटम भी वही है, गोल्ड के एटम भी वही है, ऐसा नहीं होता है। डाल्टन ने ये बात बोली थी। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात डाल्टन ने बोला था कि जैसे H2O है, हिंदी में मैं आपको नोट्स दे दूंगा, अभी थोड़ा इंग्लिश में इसको समझ लो, है ना? हाँ सर, ठीक है, मैं हिंदी में आपको अलग से नोट्स दे दूंगा, इसको अभी एक बार इंग्लिश में समझ लो, इसका मीनिंग वगैरह समझ लो सारे, ठीक है? नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है, जैसे मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में H2O को बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन लगते हैं और 1 ऑक्सीजन लगता है ना? वाटर को बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगता है। तो यहाँ पे कोई भी वाटर कहीं से भी ले आओ, कुएं से लाओ, तालाब से लाओ, नली से लाओ, नाले से लाओ, समुद्र से लाओ या बादल से लाओ, बारिश से लाओ, आपको जो भी वाटर होगा उस वाटर के अंदर हमेशा क्या मिलेगा? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हुए मिलेंगे। तो डाल्टन ने क्या बोला कि जितने भी एटम्स होते हैं ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रिएक्शन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा 2:1 में रिएक्शन कर रहे हैं। तो कोई भी एक कंपाउंड बनाना होता है तो उसमें एटम जो है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उनका रेशियो जो है फिक्स रहता है, एक प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स रहता है। डिफरेंट एलिमेंट से सेम एटॉमिक नेचर नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक एलिमेंट की अपनी खुद की नेचर होती है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट नेचर क्यों है? क्योंकि उनके एटम डिफरेंट है, इस वजह से, है ना? जैसे
गोल्ड के एटम अलग है, आयरन के एटम अलग है, तभी तो गोल्ड और आयरन को अपन डिफरेंटली परसीव कर रहे हैं। अगर गोल्ड और आयरन के एटम सेम होते तो अपन को गोल्ड और आयरन में डिफरेंस कुछ होता ही नहीं, जो गोल्ड है वही आयरन होता। तो ऐसा नहीं होता, कभी भी एटम डिफरेंट ही होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। ठीक है, अब देखो H2O की बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो ये क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, चाहे कहीं से भी पानी ले हो आप, ऐसा नहीं है कि किसी पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 हाइड्रोजन हो और 1 ऑक्सीजन हो, या फिर 2 ऑक्सीजन हो और 1 हाइड्रोजन हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन ही होगा। तो डाल्टन ने यहाँ पे क्या बोला कि जो एटम्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रिएक्शन करके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एटम्स ऑलवेज react in fixed proportion to form compounds. तो थर्ड पॉइंट था, atoms always react in fixed proportion to form, atoms always react in fixed proportion to form compounds. तो ये एक थर्ड पॉइंट था डाल्टन का, कि जितने भी एटम्स हैं वो आपस में एक निश्चित अनुपात में रिएक्शन करते हैं, एक फिक्स रेशियो में रिएक्शन करते हैं कंपाउंड्स को बनाने के लिए। ये थर्ड पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व रहता है। जो भी मास कंजर्वेशन वाला जो लॉ लिखा था मैंने, तो ये डाल्टन ने भी अपनी थ्योरी में बोला था, इन एवरी केमिकल रिएक्शन every chemical reaction mass is conserved, या फिर atoms are not destroyed or not created। तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें ना तो कोई एटम खत्म होता है, ना ही कोई नया एटम जन्म लेता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे H2 + O2 वाली रिएक्शन लेता हूँ, तो इससे क्या मिलता है, 2H2O मिलता है। मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन क्या करके मिलकर क्या बनाते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 2 H2 और 1 O2 मिलके। तो यहाँ पे हाँ इक्वेशन बैलेंस हो ही नहीं, तो बैलेंस हो गई ना। कहाँ पे होगी सर, ऑक्सीजन के इधर 6 हो गए ना, 4, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, हो गई सर, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा। हो गई ना यार, है तू भी धान खावे मैं भी धान खावा, ये थोड़ा ना है। चलो देखो, 2 हाइड्रोजन अठे है, सॉरी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 2H2 हो गया। इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ना तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे खत्म हुआ है, ना ही ऑक्सीजन खत्म हुआ है, ना कोई नया हाइड्रोजन आया, ना ही नया ऑक्सीजन आया है। तो ये फोर्थ पॉइंट था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई नया एटम जन्म लेता है, ना ही कोई एटम खत्म होता है। तो एटम्स आर नॉट क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो इन ए केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड और no new atoms are created, no new atoms are created। तो ना तो एटम खत्म होते हैं और ना ही नए एटम क्रिएट किए जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन। दुनिया की कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो, उस केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में, ना तो कोई नया एटम बनेगा, ना ही कोई एटम खत्म होगा। ये डाल्टन ने बोला था। उसने बोला था कि केवल एटम्स की जो पोजीशन है वो रीअरेंज हो जाती है। पहले 2 हाइड्रोजन आपस में चिपके हुए थे, अब दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चिपक गए। तो ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अकर, ओनली rearrangement of atoms occur। केवल और केवल क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि यहाँ का एटम वहां चिपक गया, वहां का एटम इधर चिपक गया, तो यही होता है, केवल रीअरेंजमेंट होता है। ये चौथा पॉइंट था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का। तो डाल्टन ने बहुत सारा सोच समझ के ये 4 पॉइंट दिए एटम्स के बारे में, एकदम सिस्टमैटिकली स्टडी की,
इसलिए डाल्टन को फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकली बताया एटम के बारे में, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट दिए उन्होंने ताकि हम एटम को और फर्दर पढ़ सकें। तो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। अब ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। कब? जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो पता चला कि भाई एटम से भी कोई छोटा हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम से छोटा था, प्रोटॉन जो है वो एटम से छोटा था, न्यूट्रॉन जो है वो एटम से छोटा था। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो उस समय डाल्टन का जो ये थ्योरी था वो पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो थे वो एटम से भी छोटे थे। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड, और वैसे भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो थोड़े बाद में हुए थे, और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तब भी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है फेल हो गई थी कि भाई हाँ मजा नहीं आया भाई तेरी थ्योरी में, तूने तो बोला था कि एटम से छोटा कोई हो ही नहीं सकता। और जे थॉमसन जो है उसने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन लाके दे दिया, देख ये रहा एटम से छोटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज फेल्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डाल्टन्स atomic theory was failed after the discovery of electron by J.J. Thomson. तो J.J. थॉमसन ने क्या किया? एटम की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की किस एक्सपेरिमेंट से? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, बाय कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसको CRT भी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जब जे थॉमसन ने किया तो उसने इलेक्ट्रॉन खोज लिया, वो ले आया कि भाई देखो इलेक्ट्रॉन है, छोटा है एटम से। आप तो चिल्ला रहे थे कि एटम से छोटा कोई नहीं होता, पर मैं लेके आ गया हूं। अब आपको पता है कि ये जे थॉमसन ने कब एक्सपेरिमेंट किया था? ये एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया था लगभग 1880 और 90 के आसपास। ये तब की बात है जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, लगभग 1888 के आसपास, 80 से 90 के बीच का एक टाइम था। उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने। आप सोच सकते हो 1808 में और 1808 और 1888 तक का जो टाइम डिफरेंस है 80 साल तक डाल्टन ने अपनी बात को सभी साइंटिस्ट लोगों के साथ मनवाया। सभी साइंटिस्ट लोगों ने माना कि नहीं, डाल्टन ने बोला जो बात सही है। लेकिन 80 साल बाद जब डाल्टन आया, ये आपका जे थॉमसन आए, तो जे थॉमसन ने इस थ्योरी को पूरा फेल कर दिया। और वहीं से शुरुआत हुई एटॉमिक स्ट्रक्चर की कि भाई एटम कैसा बना होता है। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन खोज के तो ले आए, और एक दो साइंटिस्ट और थे, गोल्डस्टीन भी थे, और भी दूसरे साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक। उन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खोज लिया, तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन डिस्कवरी हो गई थी। अपन सारे एक एक पढ़ेंगे कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, कैसे प्रोटॉन का और कैसे न्यूट्रॉन का। मैं सबके बारे में आपको 3 एक्सपेरिमेंट से अपन ये पढ़ेंगे आने वाले क्लासों में। तो इन तीनों को लेके आ गए। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन ले आया, जेम्स चैडविक जो था वो प्रोटॉन लेके आ गया, ठीक है, और गोल्डस्टीन प्रोटॉन ले आया, और जेम्स चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन लेके आ गया। तो ये लेके आ गए। अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तुम लेके तो आ गए, जल्दी से बताओ स्ट्रक्चर क्या है एटम की, ये कहाँ कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है एटम के अंदर। तो फिर दौड़ शुरू हुई हमारी एटम की स्ट्रक्चर बताने की, और उसमें सबसे पहला प्रयास जे थॉमसन ने किया था, जिसमें अपन पढ़ेंगे प्लम पुडिंग मॉडल, मतीरे के बीज, मतीरा और बीज वाला। अभी ठंडे मौसम का समय है, जिसमें मतीरा जो है वो मॉडल पढ़ेंगे अपन, प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल। उसके बाद में रदरफोर्ड का मॉडल, फिर नील्स बोर का मॉडल, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें श्रोडिंगर इक्वेशन आती है, जिसको पढ़ने के बाद आप थोड़ा उड़ने लगते हो, इतनी गहरी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। फिर अपन पढ़ते हैं एटम के अंदर शेल्स क्या होती है, पी ब्लॉक, पी सेल्स, डी सेल्स, एस सेल्स, ये कहाँ पे होती है, सारी जानकारी अपन लेते हैं इस चैप्टर में।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेसिक और बहुत ही काम का चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अपन शुरुआत करेंगे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। आज मैं अपनी क्लास को यहीं तक ही रखता हूँ, आज अपना नॉलेज जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का यहीं तक रखते हैं। कल से अपन शुरुआत करेंगे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट और हम जानेंगे कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन खोजा गया था जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, नोट्स हिंदी में भेज देना। हाँ मैं भेज दूंगा।